हमारे पीजीटी के हिंदी पीजीटी के क्लास में आप सबों का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैला आंचल और आज हम लोग लेकर आए हैं आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक की पूरी समीक्षा करेंगे। हमारे पीजीटी के सिलेबस में जो भी पोर्शन है साहित्य का उसमें बहुत सारे नाटक लगे हुए हैं, उसी में से एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आज हम लोग यही देखने वाले हैं। इस नाटक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कभी कभी इस नाटक में जो महत्वपूर्ण कथन है वो पूछ लिए जाते हैं, कभी इसके पात्रों की संरचना पूछ ली जाती है, कभी कभी नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके जो लेखक हैं मोहन राकेश जी, उन्होंने इसके संबंध में कौन सी बातें कही हैं। आषाढ़ का एक दिन शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आषाढ़ का एक दिन कहने का मतलब है बारिश का एक दिन। ये नाटक जो है ये लिखा गया है कालिदास के जीवन पर। ये एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये वास्तविक घटना है। ये पूर्णतः काल्पनिक घटना पर आधारित एक नाटक लिखा गया है। मोहन राकेश जी कहते हैं कि जब मैंने कालिदास की मेघदूतम पढ़ा था तो मुझे ये लगा कि कालिदास ने इसमें कहीं ना कहीं अपने बारे में बात की है। मतलब कालिदास का अपना व्यक्तित्व, उनकी अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी मनस्थिति के बारे में उन्होंने मेघदूत में वर्णन किया, ऐसा मोहन राकेश जी को लगता है। उन्होंने वही पढ़ने के बाद इस नाटक का लेखन प्रारंभ किया। आषाढ़ का एक दिन, इन्होंने इसका नाम भी दिया है, मेघदूतम से ही इन्होंने नाम लिया है। ये कहते भी हैं कि मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। क्या कहते हैं मोहन राकेश जी? मोहन राकेश जी कहते हैं कि जब भी मैं मेघदूत पढ़ता हूं तो मुझे उसमें जो मेघदूत में कहानी है जिस यक्ष की, वो कहते हैं कि वो यक्ष तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं है, मुझे तो उसमें वो कवि ही दिखता है जिसने अपने मन की अनुभूति को शब्दों में बांधकर मेघदूत में डाल दिया है। ठीक है, देखते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ था। आषाढ़ का एक दिन, प्रकाशन वर्ष हम देख रहे थे आषाढ़ का एक दिन का। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1958 ईस्वी के जून में महीने में। प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था सन 1958 में जून के महीने में। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। और ये मोहन राकेश जी का पहला नाटक है। ये भी बहुत जरूरी बात है कि मोहन राकेश जी का पहला नाटक है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे पीजीटी के क्वेश्चन जो रहते हैं वो रचनाकार, जैसे ये नाटक आ गया आषाढ़ का एक दिन और इसके रचनाकार है मोहन राकेश जी, तो मोहन राकेश जी से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बारे में कुछ भी बातें नहीं पूछी जाएंगी, वो बहुत आसानी से वो पूछ सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मोहन राकेश जी का लिखा हुआ ये पहला नाटक है। ये क्या है? ये मोहन राकेश जी का लिखा हुआ पहला नाटक है। मोहन राकेश जी का लिखा हुआ पहला नाटक है। लिखा हुआ पहला नाटक। ठीक है, और आषाढ़ के एक दिन की क्या खास बात है और बात करते हैं। इसे सन 1959 ईस्वी में कब प्रकाशित हुआ? प्रकाशित हुआ है 1958 ईस्वी में और सन 1959 ईस्वी में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या पुरस्कार मिला है? सन 1959 ईस्वी में इसे मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसे कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर पुरस्कार का नाम दे देगा और नीचे रचना का नाम दे देगा कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सी रचना है जिसे ये पुरस्कार मिला है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सा नाटक है। वह आषाढ़ का एक दिन नाटक है जिसे कौन सा पुरस्कार मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? कुल 3 अंक है, मतलब त्रिअंकीय नाटक है। प्रश्न आए
कि ये कितना अंक का नाटक है, तो त्रिखंडीय कह सकते हैं या त्रिअंकीय नाटक कह सकते हैं। 3 अंकों में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहला अंक होता है। और एक बात आती है इसमें महत्वपूर्ण कि हमारे नाटक का जो क्षेत्र है, मंचन क्षेत्र जो है, वो शुरू से लेकर अंत तक बातें बहुत सारी करेंगे। हम उज्जैनी की बातें करेंगे, दुर्गा के मंदिर की बातें करेंगे, वन की बातें करेंगे, लेकिन मुख्यतः जो हमारी सारी घटना जहां संपादित होती है वो मल्लिका का घर है। ठीक है, तो नाटक का मुख्य स्थान कह सकते हैं क्या है, मल्लिका का घर। अब देखेंगे कि मल्लिका कौन है और इस नाटक के पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक चीजें सबको समझ में आई। हमें पूरा लाइन से देखकर चलना पड़ेगा कि हमारा जो ये नाटक है इसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। हमने देखा इसका प्रकाशन वर्ष, इसके लेखक कौन है, पहला नाटक है मोहन राकेश जी का, इसे कौन सा पुरस्कार मिला है, इसे संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं, इस नाटक में कुल 3 अंक है। अब देखते हैं इसमें कुल कितने पात्र हैं, तो इसमें कुल 12 पात्र। कितने पात्र हैं, इसमें कुल 12 पात्र हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पुरुष पात्रों की संख्या है 7 और महिला पात्रों की संख्या है 5। ठीक है, महिला पात्रों की संख्या है 5। कौन कौन से पुरुष पात्र हैं और कौन कौन से महिला पात्र हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पुरुष पात्र कौन है, हमारा कालिदास ही सबसे पहले मुख्य पात्र कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे इस नाटक का नायक है। नायक ना, एक नायक की तो हम उसे उपाधि देंगे, पर जैसे जैसे आप ये नाटक पूरा पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि इस नाटक में जिसके पात्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसके पात्र को बहुत ज्यादा उच्च कोटि का दिखाया गया है, वो मल्लिका का चरित्र है। कालिदास का जो पात्र है वो बड़े कवि होते हुए भी उनके चरित्र का बहुत ज्यादा अच्छे रूप में चित्रण नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें मानवीय गुणों की, जो कह सकते हैं कि मानवीय गुणों के कारण जो भीरुता आ गई है, जो दब्बूपन आ गया है, वो उनके गुण में देखने के लिए हमें मिलेगा इस नाटक में। हम अपने पात्र लिख लेते हैं। सबसे पहला पात्र है हमारा कालिदास। पात्र लिखते जाइए। सबसे पहला हमारा पात्र है कालिदास, फिर है मल्लिका। मल्लिका की माता कौन है, मल्लिका की माता है अंबिका। कालिदास के मामा जिनके वहां वो रहते थे, कवि मातुल, इनको नाटक में कहीं कहीं कवि मातुल भी कहा गया है। पता चलता है कि ये भी एक कवि थे, कविताएं लिखते थे, और ये मामा थे कालिदास के, जिनके यहाँ कालिदास रहते थे। और इनके यहाँ रहने के क्रम में इनका जीवन बहुत ही उपेक्षाओं में बीता, गरीबी में बीता, और बहुत ज्यादा वो ताना देते थे। या आप कह सकते हैं कि आप किसी रिश्तेदार के घर रहें तो क्या स्थिति होगी, वैसी ही स्थिति बिल्कुल कालिदास के इनके यहाँ थी। ठीक है, मातुल हो गए। इसके बाद आते हैं विलोम। विलोम कौन है, विलोम गांव का ही एक युवक है जो मन ही मन प्रेम करता है मल्लिका से। ठीक है, ये एक ग्रामवासी ही है और ये मन ही मन प्रेम करता है किससे, मल्लिका से। विलोम के बाद अब हम बात करेंगे तो उज्जैनी की जो राजकुमारी है, जिनसे आगे जाकर कालिदास का विवाह होता है, प्रिय मंजरी, उनकी बात करते हैं। प्रियंगु मंजरी, इनका नाम था प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी थी, ये उज्जैनी की राजकुमारी थी, और जब कालिदास वहां जाते हैं तो उनसे ही इनका विवाह किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे मुख्य पात्र। इसके अलावा और 2 पात्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं, जैसे अभी हमने कुल देखा कि कुल 12 पात्र होने चाहिए, 3 3 6, ये हमारे 6 जो हैं ये बिल्कुल प्रमुख पात्र हैं। इनके इर्द गिर्द ही हमारी सारी कहानी घूमेगी इस नाटक की। इसके अलावा जो सहयोगी पात्र हैं उसमें निक्षेप आ जाते हैं। निक्षेप राजा के दूत थे जो आए हुए थे लेने के लिए, निक्षेप भी ग्राम पुरुष ही थे। और इसके बाद आते हैं अनुनासिक, अनुस्वार। कौन आते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार। ये दोनों प्रियंगु मंजरी के साथ आए रहते हैं और ये पूरा मुआयना करते हैं मल्लिका के घर का, कि उसके घर की स्थिति तो गरीबों वाली हालत रहती है।
क्योंकि राजकुमारी आने वाली रहती है तो ये क्या करते हैं, मल्लिका के घर में जाके सारी चीजों को इधर उधर सजाते हैं ताकि वो राजकुमारी के आने के लायक बने। ठीक है, ये अधिकारी हैं उस राज दरबार के। इसके अलावा रंगिनी और संगिनी दो और पात्र हैं, रंगिनी और संगिनी। ये जो रंगिनी और संगिनी हैं ये दोनों भी प्रियंगी मंजरी के साथ रहती हैं और ये पल पल उसी के साथ रहती है, मतलब उसकी अपनी दासियां हैं। ये जाती है मल्लिका के पास, मल्लिका के घर में, और बहुत ज्यादा इसके घर को ये लोग भी सजाती हैं और अंततः ये कहती भी हैं, जब प्रियंगी मंजरी मल्लिका से कहती है कि तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं कश्मीर चलती, तब ये दोनों भी वहां रहती है, उसकी बात का पूरा समर्थन करती हैं और बात मनाने की कोशिश करते हैं मल्लिका को कि उसे भी जाना चाहिए। ठीक है, ये है कुछ मुख्य बातें इस नाटक के संबंध में। प्रकाशन, किसकी रचना है, पहला नाटक है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला, 3 अंक में ये नाटक लिखा गया है। मुख्य स्थान मल्लिका का घर है। कुल पात्र 12 हैं जिसमें कालिदास, मल्लिका, अंबिका। अंबिका कौन है, अंबिका मल्लिका की माँ है और एक वृद्ध महिला है उस गांव की, बहुत बहुत गरीब, मतलब अमीर तो नहीं है, गरीब ही स्थिति है क्योंकि इसके पति नहीं है और मल्लिका और अंबिका दोनों एक साथ रहती हैं। युवती का पालन पोषण वो स्वयं करती है। तो जब नाटक का पहला अंक प्रारंभ होता है और मल्लिका का घर अंबिका का घर दिखाया जाता है तो घर की स्थिति जर्जर अवस्था हमें दिखाई दी जाती है। मतलब एक खाट पड़ी है, उस पे चादर पड़े हैं, कुछ टूटे फूटे, बैठने के लिए भी जो मेज है वो भी टूटी हुई है, चारपाई जो है वो टूटी हुई है। और आप देखिएगा अंत में जब हम तीसरा अंक पढ़ेंगे तो तीसरे अंक में क्या होता है, जो मेज पर चादर जो बिछी हुई थी वो चादर भी फटी हुई आ जाती है। कहने का तात्पर्य है इनके घर की दशा से ही हमें नाटक में बहुत एक बात होती है कि नाटक में आपको जो भी परिवेश बनाना रहता है वो आप अपने स्टेज के कला क्षेत्र पे बना सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे तीसरा अंक जब प्रारंभ होगा तो अंबिका के घर की स्थिति कैसे दिखानी है। ठीक है, उससे उनकी गरीबी और ज्यादा प्रचलित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक हमने देखा आषाढ़ का एक दिन। बीच में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न करिए, ताकि देखिए कोई भी नाटक, कहानी, उपन्यास, ये जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ी रचना है तो पूरी रचना एक एक पंक्ति में पढ़ के आपको नहीं सुना सकती। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे आपके लिए इसका सार वस्तु, कथा वस्तु बिल्कुल क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस कहानी में, इस नाटक में क्या कहा गया है। मुख्य पंक्तियां हम लोग डिस्कस कर लेंगे, किसने क्या कहा है, सारे पात्र हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बात आती है कि इसकी शीर्षक, मोहन राकेश जी ने इस कहानी, इस नाटक का जो शीर्षक रखा आषाढ़ का एक दिन, इसका शीर्षक कहां से आया। इसका शीर्षक आया है कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, क्योंकि उस मेघदूत में शुरुआती पंक्ति में कहा गया है कि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है। इसी पंक्ति को उन्होंने सुनकर, मोहन राकेश जी ने पढ़कर अपने नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन रखा। तो शीर्षक कहाँ से लिया गया है, अगर प्रश्न आता है कि शीर्षक कहाँ से लिया गया है तो शीर्षक लिया गया है कालिदास के मेघदूतम से। ठीक है, कालिदास के मेघदूतम से। आगे देखते हैं, यहां तक हमें समझ में आया। मोहन राकेश जी ने यह भी कहा कि जब मैं मेघदूतम पढ़ रहा था तब मुझे ये समझ में आया कि ये जो भी रचना मैं पढ़ रहा हूं ये किसी यक्ष की कहानी नहीं लिखी है कालिदास ने अपनी स्वयं की कहानी लिखी है। अपने जीवन में वो जिन चीजों से गुजर रहे थे उन्होंने उसके बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। ये किस पर आधारित है, ये कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, ये आधारित है कालिदास के जीवन वृत्त पर। अब आप बोलिएगा कि कालिदास का ही लिखा हुआ मेघदूतम पढ़ के मोहन राकेश जी लिखे तो बिल्कुल, मोहन राकेश जी जब कालिदास द्वारा लिखित मेघदूतम पढ़ रहे थे तब उनको लगा कि भाई ये रचना तो इन्होंने किसी काल्पनिक यक्ष के बारे में लिखी है पर ये उनकी खुद की कहानी लगती है। तब उन्होंने ये रचना की आषाढ़ का एक दिन, और उसमें का मुख्य पात्र, मुख्य नायक जिसके बारे में बातें हो रही हैं
वो कालिदास है। ठीक है, तो कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित नाटक है, उनके जीवन के पूरे प्रक्रम के एक मुख्य प्रक्रम पर, जीवन वृत्त पर आधारित ये नाटक है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब आते हैं, इसे आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आधुनिक युग का प्रथम नाटक, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक, ये सब याद रखिएगा। आधुनिक युग का प्रथम नाटक किसे कहा जाता है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद ये कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, काल्पनिक कथा है। और दिमाग में रखिएगा कि ये कैसी कथा है? काल्पनिक है। मोहन राकेश जी को पढ़कर ऐसा लगा कि भाई कालिदास अपने बारे में ही कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ होगा, उसी चीज को इन्होंने कल्पना में लिया और ये रचना की। अब हम देखते हैं कि नाटक में प्रतीक योजना कैसी थी। ये बहुत जरूरी है, प्रश्न इससे भी आता है कि भाई ये जो पात्र है ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, किसके प्रतीक के रूप में इसको लिया गया है। तो प्रतीक योजना अगर हम देखेंगे तो कालिदास किसका प्रतीक है? कालिदास है सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक। कैसे समझिए इसको, क्योंकि जब हम बात करेंगे उस गांव की जहां पर कालिदास रहते थे, तो वहां के ये बहुत बड़े कवि थे, जंगलों पहाड़ों झरनों आदि पर बैठा करते थे और अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं का प्रभाव ऐसा था कि उज्जैनी के राजा को इनकी खबर लगती है और उन्हें ये इनको बुलाते हैं अपने दरबार में पुरस्कृत करने के लिए। तो इनका क्या था चरित्र? इनका मुख्य चरित्र था सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक। ठीक है, कालिदास को क्या प्रतीक के रूप में लिया गया है? कालिदास को लिया गया है सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक के रूप में, शक्तियों के प्रतीक के रूप में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज देखते हैं, मल्लिका को क्यों लिया गया है? मल्लिका को लिया गया है कालिदास की आस्था का प्रतीक। कालिदास की आस्था का प्रतीक, जो कालिदास को जो प्रकृति पे जो यकीन है, प्रकृति की सौंदर्यता पे, प्रकृति के व्यवहार पे, तो प्रकृति का ही दूसरा रूप मान लीजिए मल्लिका को लिया गया है। बहुत दयालु स्त्री है। कालिदास के अच्छे क्या बोला जाए, कालिदास को बढ़ावा देने के लिए, उसके गुणों को बढ़ावा देने के लिए वो अपना परित्याग कर देती है, अपने सुखों का परित्याग कर देती है और अंततः वो अकेली रहती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मल्लिका को किस रूप में लिया गया है? कालिदास की आस्था का प्रतीक है वो। ठीक है, कोई भी कवि अगर रचना करता है प्रकृति के रूप में, तो प्रकृति के ऊपर सोचिए उसको कितना प्रेम और कितनी आस्था होगा। तो इसीलिए मल्लिका को कहा गया है कालिदास की आस्था का प्रतीक। सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। और वैसे भी सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी रचना पढ़ते हैं, तो उस रचना के बारे में हम इतने सक्षम हो कि हम सारी जानकारी दे सकें। आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, प्रथम अंक में जब आपको बताऊंगी, वहां पर देखिएगा एक घायल हिरण शावक आता है, जिसे घायल किया रहता है निक्षेप ने। ठीक है, और ये जो घायल हिरण शावक रहता है, इसे बचा कर लाते हैं कालिदास मल्लिका के पास, दोनों मिलकर उसे दूध पिलाते हैं। निक्षेप लेने आता है पर वो देने से मना कर देते हैं। तो ये जो घायल हिरण शावक है, ये किसका प्रतीक है? ये कालिदास की कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है। लिख लीजिए, घायल हिरण शावक ये कालिदास की कोमल भावना और ये कालिदास की कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है, और संवेदनशीलता का प्रतीक है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं, हम लोग आराम से चल रहे हैं।
ऐसा पढ़ेंगे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको फंसना ना पड़े, आपको सारी चीजें क्लियर हो। आपने नाटक पढ़ा आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ, सन 1958 में जिसका प्रकाशन हुआ, 1959 में जिसे क्या मिला, जिसे साहित्य अकादमी नाटक पुरस्कार मिला ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसे आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहते हैं, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा हुआ प्रथम नाटक है, 3 अंकों में है, त्रिअंकीय है, कुल 12 पात्र हैं। मुख्य पात्र में है कालिदास, मल्लिका, अंबिका, मातुल, विलोम और निक्षेप, अनुनासिक, प्रियंगु मंजरी और रंगिनी संगिनी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो समझने में दिक्कत आ रही होगी। दंतुल कौन है? दंतुल राजपुरुष है। दंतुल के बारे में हमने शायद नहीं लिखा है, या लिखा होगा दंतुल, अगर नहीं होगा तो लिख लीजिए। दंतुल कौन है? दंतुल वही राजपुरुष है, दंतुल वही राजपुरुष है जिसने क्या किया था? हिरण शावक का शिकार किया था। ठीक है, हिरण शावक का शिकार किया था, और यही था जिसे उज्जैनी के राजा ने भेजा था लेने के लिए। किसे? कालिदास को लेने के लिए भेजा था। ये वहां आता है, आकर ये अपने काम में थोड़ा शिकार भी करने लगता है, और उसी क्रम में इसकी बहस भी होता है। किससे इसका बहस हो जाता है? कालिदास के साथ, हिरण शावक को लेकर। और उस समय बीच में मल्लिका आती है, और मल्लिका बताती है कि उनके पास भले ही अस्त्र ना हो, पर वो इस शावक को बचाने के लिए तुमसे अस्त्र विहीन भी लड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग पात्रों को, देखते हैं कि किस पात्र में क्या मुख्य बातें कही गई हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो पात्र है वो हम बात करेंगे मल्लिका के बारे में, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखिए, पूरी नाटक को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इस नाटक का जो मुख्य पात्र है वो मल्लिका ही है। नाम पड़ा है कालिदास की, कहानी कालिदास के जीवन की है, पर इस कहानी के केंद्र में जो है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, कहीं ना कहीं वो मल्लिका ही है। ठीक है, पात्र समीक्षा करते हैं हम लोग कि पात्र, कौन सा पात्र कैसा है और क्या है। मुख्य पात्रों की करेंगे, सारे पात्रों की नहीं करेंगे। मल्लिका का देखते हैं कि मल्लिका क्या है। कथा की नायिका, बिल्कुल। स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता प्रेमी से इसलिए कहा गया कि जब आप पहला अंक पढ़िएगा नाटक का, तो आपको समझ में आएगा कि बारिश का दिन था, और मल्लिका कालिदास के साथ बाहर भीग रही थी। भीगने के बाद जब वो घर आती है और उसकी माता अंबिका उससे प्रश्न करती है, तो मल्लिका को ये बातें पसंद नहीं आती, और वो कहती है कि ऐसा भी क्या, तुम भी गलत दृष्टि से कालिदास को देखती हो और हमारे रिश्ते को तुम गलत भावना से देखती हो। उसी समय मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो कालिदास की भावना का वर्ण किया है, मतलब भावना ने भावना का वर्ण किया है। कालिदास के मन में मेरे प्रति जो भावना है, मैंने उसी भावना का वर्ण करके अपने मन में भी कालिदास के लिए वैसी ही भावनाएं रखी हैं। प्रश्न आया हुआ है, ये लाइन आई हुई है कि किसने किससे कहा है कि मैंने तो भावना ने भावना का ग्रहण किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये बात कही है किसने? ये बात कही है मल्लिका ने अपनी माता अंबिका से। ठीक है, स्वतंत्रता प्रेमी है, कालिदास की अनन्य और एकनिष्ठ प्रेमिका है। कालिदास की क्या है? अनन्य, मतलब ऐसी कोई प्रेमिका हो ही नहीं सकती। वो सच में उसने साबित किया, अनन्य एवं एकनिष्ठ प्रेमिका है, त्याग मूर्ति है। आपने देखा, जब आप हमें नाटक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने कालिदास के लिए अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया। त्याग मूर्ति है, कालिदास की प्रेरणा है, हमने अभी पढ़ा भी। कालिदास की प्रेरणा कौन है? यही है। इसके संसर्ग में रहकर ही कालिदास इतनी अच्छी अच्छी कविताओं का क्या करते थे? ये करते थे। स्वाभिमानिनी है, संवेदनशील है, पितृहीना है, इसके पिता नहीं है, माता के साथ रहती है, पितृहीना है, पिता से हीन, स्वाभिमानी है, ये सारे गुण हैं इसके। ठीक है, स्वाभिमानी है, पितृहीना है, कालिदास की प्रेरणा है, और क्या है? काल्पनिक पात्र है, बिल्कुल
कालिदास के जीवन चरित्र को आप पढ़िएगा तो कहीं पर भी किसी भी मल्लिका का उल्लेख वास्तविक रूप से नहीं मिलता है, और ये आधुनिक नारी का प्रतीक है। जब देखिए ये अपने प्रेमी के साथ आराम से बाहर घूम रही थी और माता का प्रश्न करना इसे कष्टकारी लग रहा था, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? ये आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कालिदास। कालिदास कौन है? बिल्कुल साथ ही साथ लिखते जाइए, कालिदास कौन है? कालिदास है हमारे नाटक के नायक, कवि। कवि है, इस नाटक के नायक है, ऐतिहासिक पुरुष है, संगीत ऐतिहासिक पुरुष है। ये काल्पनिक पात्र नहीं है, कालिदास काल्पनिक पात्र नहीं है, जबकि मल्लिका कैसी थी? ऐतिहासिक पुरुष है। संस्कृत के महान विद्वान है, संस्कृत के महान विद्वान हैं। और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? मेघदूत के रचयिता हैं और उदार व्यक्तित्व हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उज्जैनी जाकर ये विमुख हो गए थे। किससे? मल्लिका से विमुख हो गए थे। असफल राजनेता थे, कश्मीर के शासक तो बने ही थे, बाद में लिख सकते हैं हम लोग, कश्मीर के शासक थे, कश्मीर के शासक बने, असफल नेता थे, नहीं संभाल पाए थे, कश्मीर में विद्रोह होने लगा था। उज्जैनी जाकर इन्होंने क्या किया था? मल्लिका से विमुख हो गए, मल्लिका से विमुख हो गए। ठीक है, यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये हमारे कालिदास हैं। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि परिस्थिति से भागते थे, परिस्थिति से भाग रहे थे, परिस्थितियों से पलायनवादी। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरा अंक पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा कि ये वापस आए थे, लेकिन भी ये एक बार भी जाकर नहीं मिलते हैं। किससे? मल्लिका से एक बार भी वापस जाकर नहीं मिलते, जबकि विलोम मल्लिका के घर में बैठा रहता है इंतजार में कि आज तो कालिदास आएगा और मैं प्रश्न करूंगा कि भले वो तुमको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था, जब चला गया तो वहां जाकर तुम्हें इतने वर्षों तक भूल गया, प्रियंगु मंजरी के साथ विवाह भी कर लिया, और आज पूरे दल बल के साथ वो यहाँ वापिस आया है, तो तुमसे मिलने अभी तक क्यों नहीं आया? ये सारे प्रश्न वैसे तो अंबिका, मल्लिका और विलोम सभी के दिमाग में था, मातुल के दिमाग में भी ये प्रश्न था, पर पूछने की चेष्टा कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ ये बातें कौन कर रहा था? ये बातें विलोम कर रहा था, वो भी अंबिका के घर में बैठकर। यहाँ तक चीजें सही है बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं प्रियंगु मंजरी। ये बहुत ज्यादा बड़ा पात्र नहीं है, कहने की दृष्टि से राजकुमारी है, बहुत सुकोमल हृदय की है, और मुख्य द्वितीय अंक में ये मुख्य भूमिका निभा रही है। जब द्वितीय अंक हम पढ़ेंगे तो द्वितीय अंक में अगर जो जितनी भी बातें होंगी प्रियंगु मंजरी और मल्लिका के बीच में होंगी। प्रियंगु मंजरी कहती है मल्लिका से कि मैंने जान लिया है कि तुम उनके बचपन के मित्र हो और उनके जितनी भी रचनाएं हैं उसकी प्रेरणा तुम ही हो, इसलिए प्रियंगु मंजरी ये कोशिश भी करती है कि वो अपने साथ लेकर जाए मल्लिका को कश्मीर। वो इस भावना से नहीं करती है कि इसमें उसको मल्लिका से कोई मतलब था, वो ये सारी चीजें इस भावना से करती है ताकि कालिदास की जो रचना में दृष्टि कमजोर हो रही थी, मतलब अब वो वैसा मन नहीं लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं प्रियंगी मंजरी को ये समझ में आ रहा था कि उनका जो स्रोत है, रचना का जो स्रोत है, वो ये गांव है और ये लड़की मल्लिका है, इसलिए वो मल्लिका को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। द्वितीय अंक हम पढ़ेंगे तो वहां की मुख्य पात्र कौन है? प्रियंगु मंजरी है। लिख लेते हैं प्रियंगु मंजरी के बारे में भी थोड़ी सी चीजें।